नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शंकदार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आज उसी क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले हम पुर्तगालियों के आगमन से लेकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। मित्रों, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1758 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया और इसमें दो शक्तियां मुख्य रूप से आमने सामने रहीं, जिसमें एक शक्ति इंग्लिश थी और दूसरी शक्ति थी फ्रेंच। इन दोनों के मध्य ही ये लड़ाई होती है और किस तरीके से ये वार आगे को कंटिन्यू करता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहे। तो देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो भारतीय परिस्थितियों की उपज नहीं था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में जब 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी ये दोनों ही शक्तियां इंग्लिश और फ्रेंच एक बार फिर आमने सामने आ जाती हैं। जैसा कि हम प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी देख चुके हैं कि जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है तो भारत में भी इंग्लिश और फ्रेंच बस्तियां जो थीं, वहाँ दोनों ही सेनाएं इनकी आमने सामने आ जाती हैं। और ठीक वही घटना भारत में भी घटती है। जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ होता है तो यहाँ भी इंग्लिश और फ्रेंच शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं कि भारत में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। यूरोप में तो हमने देखा कि 7 ईयर वॉर्स का इन्वॉल्वमेंट 1756 में शुरू हो गया। अब भारत में क्या होता है कि 1757 ईस्वी में उसी क्रम में एक फ्रेंच, इनका जो बस्ती है वो है इस समय ये चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ है? तो जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है मैप में, इसी में एक बस्ती है यहाँ पर चंद्रनगर, जो कि फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप बस्ती थी, बहुत ही डेवलप फैक्ट्री थी। डुप्लो के समय में इस बस्ती पर बहुत ज़्यादा काम हुआ था और अंग्रेज़ों का जो अगर कही जाए बंगाल, तो उस एरिया में ये मेन हब था। तो जो इंग्लिश कमांडर होता है रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को कैप्चर कर लेते हैं। 1757 में हम जानते हैं कि अंग्रेज के मंसूबे वैसे ही बहुत ऊपर थे, क्योंकि ये प्लासी की लड़ाई जीत चुके थे और इनके पास धन अपार था। तो जब धन अपार होगा तो सीधी सी बात है, व्यक्ति के पास अपने सैन्य प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अपार धन की होगा और इस सैन्य प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए हमेशा से ही हम जानते हैं कि अपार धन की आवश्यकता रहती है। तो पैसे तो अंग्रेजों के पास थे ही, तो खुरापात भी इन्होंने शुरू कर दी और सबसे पहले जाकर इन्होंने चंद्रनगर को 1757 में कैप्चर कर लिया। अब क्या होता है कि अब ब्रिटेन ने चंद्रनगर तो कैप्चर कर लिया है, बदले में फ्रांस क्या करेगा। तो उस समय जब चंद्रनगर कैप्चर होता है, उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर लेरिट हुआ करता था, लेकिन लेरिट में वो दम दिखाई नहीं दिया जिससे कि वो चंद्रनगर की रक्षा कर सके। उसी क्रम में फ्रांसीसी जो है वो अपने एक नए कमांडर को भेजते हैं जिसका नाम है काउंटी दी लाली। काउंटी दी लाली को भारत भेजा जाता है अप्रैल 1758 में, और जब ये भारत आता है तो देखने में ही लग रहा है कि बंदा बहुत ही एक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्टार, इसकी वर्दी पर दाग बहुत कम है और मेडल बहुत ज़्यादा, तो वही ये करेगा। लेकिन अंग्रेज शक्तियों के आगे इसकी वर्दी पर कितने दाग और कितने मेडल रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, आ गया बंदा और बंदे ने आते ही शुरू कर दी, बोले हाँ अब मुझे क्या लेना है, बदला लेना है। क्यों? क्योंकि चंद्रनगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, वो फ्रांसीसियों के हाथ से चली गई। उसी क्रम में उसने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, और उसने क्या किया कि अंग्रेजों का एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था कडलूर में जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड, और जो लाली है वो वहाँ फोर्ट सेंट डेविड पर अपना घेरा डाल देता है। अब घेरा तो डाल देता है, लेकिन भाई बिल्ली के भाग से छीका भी टूट जाता है, और क्या होता है कि ना केवल ये यहाँ पर घेरा डाल देता है बल्कि इसे कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर करने के बाद लाली के हौसले तो आसमान चढ़ जाते हैं, और अब बंदा क्या कहता है, बोले ये तो मैंने कैप्चर कर लिया, अब मैं चलता हूँ तंजावुर की तरफ और मैं तंजावुर को भी कैप्चर करता हूँ। पर हम देख चुके हैं कि प्लासी की लड़ाई उधर ब्रिटिश टीम जीत चुकी है और सैन्य शासन उसके पास भरपूर है। जब उन्हें पता चलता है कि काउंटी दी लाली तंजावुर की तरफ निकल चुका है, ठीक है, तो जो इंग्लिश टीम है वो कहाँ पहुँच जाती है, बहुत बड़ी संख्या में तंजावुर के पास पहुँच जाती है, और इसकी जो घेराबंदी थी, जैसे ये काउंटी दी लाली स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा था, बोले नाउ आई नीड तंजावुर, तो वो वहाँ पर सफल नहीं होता है। तो काउंटी दी लाली को कहीं ना कहीं एक झटका जरूर लगता है, लेकिन अब भी काउंटी दी लाली के जो हौसले हैं ना वो डाउन नहीं होते, वो बंदे के डाउन नहीं होते, बल्कि वो
कहता है कि ये दिल मांगे मोर, और इसी क्रम में, ये दिल मांगे मोर के क्रम में ये सोचता है कि चलो तंजावुर ना सही, अब मैं चलता हूँ मद्रास की तरफ। मद्रास की तरफ बोले मैं अकेला निकलना ठीक नहीं होगा, एक बंदे को अपने साथ ले लेता हूँ। और बंदा जो साथ लिया था इन्होंने वो कौन था? हैदराबाद का एक गवर्नर था, बुस्सी इसका नाम था। ठीक है, तो बुस्सी की सहायता से ये मद्रास की तरफ निकल जाता है। अब अंग्रेज टीम बोलती है, बोले यार लाली तो बड़ा पंगा ले रहा है, मतलब अभी पहले तो ये हमारे कल्लूर में घुस गया, फोर्ट सेंट डेविड में, फिर तंजावुर, अब ये मद्रास, बोले ये इसे सुधारना पड़ेगा। उसी क्रम में ये क्या करते हैं कि इनका एक कर्नल हुआ करता था, कर्नल फोर्ड। कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में एक प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जैसा आप देख रहे होगे दोनों में एक बहुत ही कर्री क्या हो रही है, योजना तैयार करी जा रही है, एक रणनीति तैयार करी जा रही है। और होता यही है कि जो कर्नल फोर्ड जो होता है वो नॉर्दर्न सरकार कैप्चर कर लेता है। सरकार को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, बट दोनों ही स्पेलिंग सही हो सकती है। कुछ जगह मैंने ये पढ़ा है, कुछ जगह मैंने ये पढ़ा था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर करते हैं। और नॉर्दर्न सरकार में कौन कौन से हैं ये हम आपको सेकंड वाली वीडियो में बता चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि नॉर्दर्न सरकार में बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट आते थे, जिनमें राजमुंदरी, एल्लोर, चिकाकोल और मुस्तफानगर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो जो कर्नल फोर्ड है उनके नेतृत्व में इंग्लिश टीम जो है वो नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर कर लेती है। अब क्या होता है, अब जब नॉर्दर्न सरकार कैप्चर हो जाती है तो जो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के उस समय निजाम हम देख चुके हैं कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे सलावत जंग। सलावत जंग किस तरीके से, जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग मारे जाते हैं तो हैदराबाद के निजाम कौन बन जाते हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम देख चुके हैं कि सलावत जंग बन जाता है। और सलावत जंग के दिमाग में एक बात क्लियरली आ जाती है, बोले जो फ्रेंच कंपनी है वो अपना चंद्रनगर भी नहीं बचा पाई। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड तो इनने अवश्य जीता, लेकिन तंजावुर में इनकी हार हुई। और उसके बाद अभी नॉर्दर्न सरकार अंग्रेज फ्रेंच से चला गया, तो इंग्लिश जो है वो प्लासी का बैटल भी जीत चुके हैं। तो मेरे लिए खतरे की घंटी ना बन जाए अंग्रेज, तो मैं इनसे पंगा नहीं लेता हूँ। ये आप देख रहे होगे, ये सोच रहा है यहाँ पे, बोले इनसे पंगा लेना बेकार है। और ये क्या कर देता है कि नाउ द निज़ाम विल सपोर्ट किसे? इंग्लिश टीम को। उन्होंने कहा कि अब निजाम जो है वो इंग्लिश टीम को सपोर्ट करेगा। ठीक, बहुत अच्छे। अब निजाम इंग्लिश टीम को सपोर्ट करने लगे। फ्रांसीसी की हालत पहले से ही खस्ता थी और खस्ता हो गई। तो यहां पर एक और नए एक योद्धा की एंट्री हो जाती है, इनका नाम है सर आयरकूट। एक तो क्लैवी नहीं समझ रहा था, ऊपर से ये आयरकूट भी आ गए। आयरकूट क्या कहते हैं, ये मद्रास में बैठे हुए हैं और ये कहते हैं अपने एक कप्तान को बुलाते हैं जिनका नाम है कैप्टन कुक। ठीक है, और ये कैप्टन कुक कहाँ से आता है? सीधे ब्रिटेन से आता है और बहुत तगड़ी फोर्स के साथ आता है। और देख रहे हो, ही इज़ अ वेरी यंग एंड डायनामिक चाइल्ड, तो बहुत ही यंग डायनामिक बंदा है ये। तो ये भी कैप्टन आयरकूट यहाँ पर एक्सपीरियंस, और इधर बेटा कैप्टन कुक, दोनों ही बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और योजना बनाते हैं मद्रास के फोर्ट में कि बोले अब ये समय आ गया है कि ये लाली जो बहुत हाथ पैर फेंक रहा है, ठीक है, पहले कहाँ फोर्ट सेंट डेविड पे हाथ फोर, फिर तंजावुर, अब ये क्या कर रहा है कि अब ये मद्रास की तरफ ये सोच रहा है, तो क्यों ना अब हम इसे एक सबक सिखाते हैं। और उसी क्रम में ये क्या करते हैं कि 1760 ईस्वी में मद्रास जो है और पांडिचेरी, इनके मध्य एक जगह थी वांडीवास, इसे हिंदी में बंदवास भी कहते हैं। 1760 ईस्वी में ये यहाँ पर किसे घेर लेते हैं? काउंटी दी लाली को घेर लेते हैं। यहाँ पर काउंटी दी लाली पर ये अटैक मारते हैं, इनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक है। और उस सर्जिकल स्ट्राइक में फ्रांसीसी कंपनी को इतनी बुरी तरीके से धोया जाता है कि काउंटी दी लाली को ये लोग उठाकर ले जाते हैं, इनकी टीम उठाकर ले जाती है। और 1763 आते आते स्थिति यह बनती है कि जो फ्रेंच टेरिटरी थी, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, इन तीनों पर ही इंग्लिश टीम जो है वो कब्जा जमा लेती है और फ्रांसीसियों की हालत बद से बदतर हो जाती है। आपको मैप में ये लोकेशन यहाँ पर दिख रही होंगी, माहे और कराईकल मैंने ये मैप पे शो करी है, इन्हीं से ऊपर थोड़ा पांडिचेरी भी यहाँ पर है। तो हालत बहुत खराब है। अब क्या होता है कि उधर इंग्लैंड में 1756 में जो वार शुरू हुआ था, ट्रीटी की स्पेलिंग TREATY, ठीक है, ये थोड़ी गलत हो गई। तो ट्रीटी क्या होती है कि 1763 में पेरिस की ट्रीटी होती है यूरोप में, किसके मत? फ्रांस और इंग्लैंड के मत, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों में ही वहाँ ये समझौता होता है कि भाई ऐसा है, लड़ाई बहुत हो गई, अब हम शांति से रहेंगे। और उसी क्रम का परिणाम जो है वो भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी जो फ्रेंच और इंग्लिश बस्तियाँ थी, यहाँ भी ये लोग शांति
बनाए रखते हैं। और पेरिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी फ्रांसीसी बस्तियां चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पांडुचेरी जो कि अंग्रेजों ने कैप्चर कर रखी थी वो वापस फ्रांस को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बाध्यता फ्रांसीसियों पर लागू कर दी जाती है। वो बाध्यता क्या है कि अब आप अपनी आर्मी को नहीं रख सकेंगे, अब आप अपनी आर्मी को नहीं रख सकेंगे और केवल आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो 1763 आते आते जहां पांडिचेरी और जो पुर्तगाली और डच पहले ही भारत में खत्म कर चुकी थी इंग्लिश, अब उन्होंने फ्रांस को भी वांडीवाश के युद्ध के बाद उन्हें पूरा वॉश कर दिया। और अब इनसे कहा गया कि आप अगर केवल व्यापार करें तो करें, वरना यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। और पेरिस ट्रीटी के साथ 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाती है। और इसी युद्ध की समाप्ति के साथ फ्रांस की जितनी भी भारत में व्यापार संबंधी या राजनीतिक हस्तक्षेप की जो संभावनाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। व्यापार ये अब भी जारी रख सकते हैं, इस चीज़ पर कोई आपत्ति नहीं है। और फ्रांस ने भी देख लिया कि अब अंग्रेज जो है वो बहुत बुरी तरीके से पूरे यूरोप में और भारत में डोमिनेंस कर रहे हैं, तो हमें इनसे उलझने में कोई फायदा नहीं है। तो इस ट्रीटी के साथ क्या होता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो अब हम कवर करेंगे बंगाल, ठीक है, बंगाल, अवध, मराठा और सिख एम्पायर को, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पूरी सीरीज को आपको ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसे पूरा कवर करेंगे। और अगर कोई हमारी तरफ से आपको लगता है कि कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।